यूएई इज डेड कि एप्स्टीन फाइल के बचे हुए पन्ने अगर बाहर आते तो बहुत बवाल हो सकता है। इसलिए ट्रंप अभी उनकी लाइफलाइन ही वही है। और वैसे ही बात मोदी जी के साथ भीगे मुर्गे की तरह कुछ भी कर रहे हैं जो ना विदेश नीति के टेक्स्ट बुक में आएगा, ना ही इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा, काले पन्नों में ही दर्ज होगा। कहने के लिए यूएई एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन वो ज़ायोनिस्ट है। मोदी एक लायबिलिटी बन चुके हैं अब देश के लिए, और ना ही वो पहले भी कभी एसेट नहीं थे। जो अरब मुल्कों के साथी है, जो पुराने साथी, उनको बोला कि हमारे साथ चलो, इजराइल के साथ, उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनका एप्स्टीन फाइल में कुछ ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक पावर होने को इस्तेमाल करके आप देखिए बिल्कुल नए नए डील वो कर रहा है। चाइना भी उसका दोस्त है, ईरान की डील करवा रहा है। लेकिन उस एटॉमिक पावर होने को, और आप देखिए कि पाकिस्तान जब एटॉमिक पावर हुआ था, हम आप उस समय जमानत थे, कितना तमाशा मचा था। एटॉमिक पावर होने को हिंदुस्तान क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा? हमारे नेता ये धमकी देते रहे कि पाकिस्तान पे एटॉमिक बम गिरा देंगे, जो कि बेवकूफी होगी बहुत भयानक। हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पे एटॉमिक बम गिराएगा तो हमारा भी एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा, ये सब जानते हैं। पाकिस्तान ने रूस के साथ भी एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट कर लिया है। वेस्टर्न पावर केवल हथियार देंगे, टेक्नोलॉजी कभी नहीं देंगे। और आप जानते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वेस्टर्न पावर से जो खरीदते हैं हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। तो अब मोदी के लिए या उनके मित्रों के लिए लाइफलाइन बची ही नहीं। आप तो कॉकरोच हैं, मैं भी कॉकरोच हूं। हम पैरासाइट्स हैं। चीन, ईरान, रूस, पाकिस्तान सब इकट्ठा आ गए। उनके पास लबालब भरे हुए तेल के भंडार हैं। उनके पास क्या क्या है वो आपने जो 16-15 दिन की वॉर हुई उसने देखा, जंग में देखा आपने। लेकिन नेतन्याहू के बाद इजराइल नहीं रहेगा। हज में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा वार्टिक। तो हिंदुस्तान का हश्र क्या होगा? ये गलत संगत का जो हश्र होता है वो वही होगा कि वो इजराइल को भी पापा बनाने को तैयार है। वो किसी को जो मुसलमान के खिलाफ बोल दे, कोई अगर सड़क पर चलता कुत्ता मुसलमान के खिलाफ बोल दे, कुत्ते की क्या बात करनी है, सुअर हाथ में लेके घूम रहे हैं, दिखाइए हम। और दूसरी बात है, एक तरफ आरएसएस ये कहता है कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, कल्चरल गिव एंड टेक करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए अमेरिका ने दबाव डाला। देश के मुसलमानों को रोज पीट रहे हो, मार रहे हो, उनके बुलडोज कर रहे हो घर, और वहां जाके यूएई में उसके सुल्तान जो मुस्लिम है उनको गले लगा रहे हो, पहले से हाथ फैला के आ रहे हो ऐसे। अब एलएनजी से भरे लबालब जहाज पाकिस्तान में आएंगे। ये लोग जो लोग बोलते रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया बन गया, अरे वो अब उसके प्रधानमंत्री ने कोई भाषण नहीं किया कि सोना मत खरीदो, ये उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर्स का सम्मेलन होता है। हमारे यहाँ ईरान के विदेश मंत्री आते हैं, यूएई के भी विदेश मंत्री आते हैं। चाइना अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजता है, डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको भी नहीं भेजता है, अपने एम्बेसडर को कहता है कि आप रिप्रेजेंट करो। यानी चाइना इस ब्रिक्स को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। लेकिन काफी बहस हुई ब्रिक्स के अंदर। ब्रिक्स की जो सारी मीटिंग थी उसमें लगातार बहस हुई, और सबसे बड़ा मुद्दा बन के आया ईरान और यूएई के बीच की असहमति। दरअसल बहुत सारी चीजें आई हैं। एक खबर यह आई है कि यूएई ने जब जंग शुरू हुई तो सारे अरब मुल्कों को फोन किया और कहा कि आप हमारे साथ आइए इस जंग में। सारे अरब मुल्कों ने मना कर दिया। फिर खबर आई कि नेतन्याहू, बर्निया और बाकी लोग, वहां के आर्मी चीफ, ये सारे लोग यूएई पहुंचे थे जिस समय जंग चल रही थी। यूएई ने कहा यह झूठ है, लेकिन इजराइल ने कहा यह सही है। और मजेदार है कि ये बात भी निकली प्रधानमंत्री के ऑफिस यानी नेतन्याहू के ऑफिस से। ब्रिक्स सम्मेलन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाते हैं यूएई, और यूएई के साथ जिस तरह से वो खड़े वहां पर होते हैं, अब जिस तरह से गले गले मिलते हैं वो तो खैर उनकी स्टाइल है, उस पर बात करना बेकार है। लेकिन जिस तरह से यूएई के साथ खड़े होते हैं अभी, जबकि ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है 2-4 दिन में दोबारा युद्ध शुरू हो जाए। और पिछली बार जब युद्ध शुरू हुआ तो गए थे इजराइल, और इजराइल के साथ होने की बात करके आए थे। इजराइल कहता है इजराइल, यूएई और भारत एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो मुकाबला करेंगे अरब मुल्कों के अंदर जो कट्टरता वगैरह जो भी वो कहता है उसका मुकाबला करेंगे। यानी ये एक ग्रुप बनाने की बात करता है। यूएई ओपेक से बाहर निकल चुका है और साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा अगर इजराइल के करीब कोई अरब मुल्क है तो वो यूएई है। राजू भाई, इस पूरे प्रोसेस पर आपकी एक लंबी टिप्पणी। देखिए, पहले तो यूएई ने हमें जो तेल देने के लिए कहा, देने का वादा किया है, शायद कहा है, अभी वादा भी नहीं किया है। तो वो तेल है 30 मिलियन बैरल्स। 30 मिलियन बैरल्स में भारत के सिर्फ 6 दिन कटेंगे, और बचा हुआ तेल सिर्फ ईरान दे सकता है और रशिया दे सकता है, रूस। तो 361 दिन के लिए मोदी जी के पास कोई पत्ता नहीं है। और ये भी 30 मिलियन बैरल जो है वो ईरान के मिसाइल अगर यूएई पे गिरते नहीं है तो दे सकते हैं, क्योंकि जो बातें हैं यूएई की वो सारी हवा में है, क्योंकि ईरान के साथ जंग का सबसे ज्यादा भारी नुकसान यूएई को देना पड़ा। और जो एक बहुत बड़े डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप और राजनीति के जानकार जो है मिस्टर सैक्स, डॉक्टर सैक्स, वो खुद यहूदी हैं, वो खुद जेफरी सैक्स, तो वो खुद कह चुके हैं कि यूएई इज डेड। तो अब ये प्रश्न है कि 1.5 बिलियन लोगों का देश, उसके प्रधानमंत्री को यूएई में ऐसा क्या इंटरेस्ट है? अचानक ऐसा यानी भीगी बिल्ली जैसा या भीगे मुर्गे जैसा क्यों दौड़ने लगे प्रधानमंत्री इधर उधर? देखिए, एप्स्टीन फाइल में जिनके नाम आए हैं वो 3 देशों के वो है। ईरान का कोई आदमी या नेता या वो उसकी सादगी भरी जिंदगी है और बड़े पढ़े लिखे लोग। जो नाम आए हैं वो देश साथ में है, यूएई, भारत,
इज़राइल खुद ही है, क्योंकि वो तो ब्लैकमेलर्स का बाप है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो अभी के प्रेसिडेंट है उनके साथ ही। तो ये अमेरिका में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अमेरिका में जो जर्नलिस्ट्स हैं, वहां पर आजादी अभी भी कायम है। तो वो बोल ही रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के बचे हुए पन्ने अगर बाहर आते हैं तो बहुत बवाल हो सकता है, इसलिए ट्रंप अभी उनकी लाइफलाइन ही वही है। और वैसे ही बात मोदी जी के साथ है। इस गुट में भारत का जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ना इसमें भारत का कोई फायदा है, ना ये जो कर रहे हैं वो सही है। बस एक ब्लैकमेलर नेतन्याहू के दबाव में आकर तीन देशों के जो मुखिया हैं वो डर के मारे भीगे मुर्गे की तरह कुछ भी कर रहे हैं, जो ना विदेश नीति के टेक्स्ट बुक में आएगा, ना ही इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा, काले पन्नों में ही दर्ज होगा। एक रेसिग्नेशन भी आ चुका है ऑलरेडी यूएई से। यूएई के जो जो एक महिला थी उनका भी रिश्ता क्लियर हुआ है वहां पर। तो ये सारा देखिए, ये कहने के लिए यूएई एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन वो जायोनिस्ट है, और इसराइल के बहुत करीबी जो दबे हुए लोग हैं, मुल्क है, यानी ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर है इसराइल के, उसमें यूएई आता है। मोदी एक लायबिलिटी बन चुके हैं अब देश के लिए, और ना ही वो पहले भी कभी एसेट नहीं थे, लेकिन वो लायबिलिटी है ये पता चलने के लिए ये 12 साल जाने पड़े, हमें भोगना पड़ा, झेलना पड़ा देश को। देखिए, और एक बात आपने जो शुरू में बोला, यूएई ने खुद अपने जो अरब मुल्कों के साथी है, जो पुराने साथी, उनको बोला कि हमारे साथ चलो इसराइल के साथ, आपने उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनका एप्स्टीन फाइल में कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन भारत जैसी ताकत इतनी बड़ी, यानी ताकत यानी आप समझिए कि एटॉमिक पावर सिर्फ हिंदुस्तान ही है इसराइल को, और इतनी बड़ी अब मजबूत सबसे मजेदार बात मैं करूं, आप ही की बात से बात लेके करूं कि पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक पावर होने को इस्तेमाल करके, आप देखिए बिल्कुल नए नए डील वो कर रहा है। चाइना भी उसका दोस्त है, पाकिस्तान से भी उसने अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है, ईरान की डील करवा रहा है, जबकि ईरान के साथ उसके संबंध खराब रहे हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान के कोई बड़े अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। लेकिन उस एटॉमिक पावर होने को, और आप देखिए कि पाकिस्तान जब एटॉमिक पावर हुआ था, हम आप उस समय जवान थे, कितना तमाशा मचा था और इलीगल कहा गया था उसको, बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे, सब कुछ हम जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन एटॉमिक पावर होने को हिंदुस्तान क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है? क्या हमारे एटॉमिक पावर का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे नेता ये धमकी देते रहे कि पाकिस्तान पे एटॉमिक बम गिरा देंगे, जो कि बेवकूफी होगी, बहुत भयानक। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान पे एटॉमिक बम गिराएगा तो पाकिस्तान भी तबाह हो जाएगा, और हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पे एटॉमिक बम गिराएगा तो हमारा भी एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा, ये सब जानते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान पे बम गिराना, पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान पे बम गिराना, सिवाय बेवकूफी के और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के कुछ नहीं होगा। तो ये तो यूज है नहीं हमारे पास। तो अपने एटॉमिक पावर होने को डिप्लोमेसी में हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? नहीं, सर एक बात है, इसमें एक बात रहेगी कि जो पाकिस्तान ने रूस के साथ भी एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट कर लिया है 2 दिन पहले। नहीं, रूस के साथ तो हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। अभी एक अखबार की हेडिंग थी कि रशिया के साथ जो इंडिया के रिश्ते हैं वो नॉस्टैल्जिया जितने रह गए हैं। हाँ, क्योंकि इसका देखिए मतलब कोई भी लारा समझ सकता है। और नहीं, और आप अमेरिका से हाथ जोड़ रहे हैं। अभी तो कल की ही खबर थी ना, आपने भी हाँ, शायद लेके हम पोस्ट की थी, एलएनजी मैंने लेके लिखी हम। थी कि आप जो है अमेरिका से मांग रहे हैं ये इजाजत की रशिया से हम तेल खरीद लें। और लावरोव क्या कह के गया है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और लावरोव को मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में उसके ऐसा डिप्लोमेट आज की डेट में कोई है। उसने ये कहा कि रशिया हिंदुस्तान के साथ जो हथियारों का मामला था वो बहुत पुराना है। हिंदुस्तान का जो हथियारों का बेस है वो रशिया का है, और वेस्टर्न पावर केवल हथियार देंगे, टेक्नोलॉजी कभी नहीं देंगे। और आप जानते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वेस्टर्न पावर से जो खरीदते हैं हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। हाँ, ये और ईरान के विदेश मंत्री भी हिंदुस्तान आकर आखिरी कोशिश करके गए, जैसे रशिया के लारोव जो बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं दुनिया भर के, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ये ब्रिक्स सम्मेलन की फेल होने की वजह कुछ ताकतें इजराइल के साथ हैं। तो और उसी में इजराइल के प्रधानमंत्री ने यूएई का निकाला, यूएई का विजिट करके वो बाहर निकाल दिया। इससे उन्होंने दोनों को पूरी तरह से आग के सामने झोंक दिया, एक तो यूएई के जो इंटरेस्ट है उसको, और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को। क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि नेतन्याहू ने ये लोगों के सामने लाकर ये रख दिया कि यूएई हमारे साथ है, और अब ये भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो भी हमारे खेमे में हम ले रहे हैं। तो अब मोदी के लिए या उनके मित्रों के लिए लाइफलाइन बची ही नहीं। एक दुर्भाग्य की बात क्या है कि इस देश के नागरिक हम हैं, तो इनके साथ हम कुछ दिन खींचते खींचे चले जाएंगे, और यूएई लोगों को लगता है 30 मिलियन बैरल्स दे रहा है। आप तो कॉकरोच हैं, मैं भी कॉकरोच हूं, हम हाँ, और कॉकरोच पैरासाइट भी पैरासाइट भी। पैरासाइट्स हैं। हाँ। खैर, लेकिन फिलहाल विश्व के पटल पर और विश्व की परराष्ट्र नीति में कॉकरोच और पैरासाइट कोई और है, वो हम नहीं है। हमें उसमें वो घसीटा इजराइल जा है। रहा है क्योंकि हम जनता है। ये जो मोदी, यूएई, इजराइल और अमेरिका का जो ट्रम्प साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये इसको हम लोग एप्स्टीन फाइल के नाम से जानते हैं, एप्स्टीन क्लास के नाम से जानते हैं। एप्स्टीन क्लास वर्सेस ऑल, ऐसी वर्ल्ड ऑर्डर अब हुई है। और आपने ट्रम्प साहब को चाइना में देखा, चीन, ईरान, रूस, पाकिस्तान सब इकट्ठा आ गए। उनके पास
लबालब भरे हुए तेल के भंडार हैं, उनके पास क्या क्या है वो आपने जो 16-15 दिन की वॉर हुई उसने देखा, जंग में देखा आपने। तो इसमें हार किसकी होनी है और जीत किसकी होनी है निश्चित है। इसमें इज़राइल का भी कोई हित नहीं है, यहूदियों का हित नहीं है, ज़ायोनिस्टों का हित हो सकता है। लेकिन यहूदियों का ये प्रॉब्लम है कि वो भी खींचे चले जा रहे हैं नेतन्याहू के साथ। उनका देश भी बर्बाद होकर रहेगा। इज़राइल रहेगा नहीं रहेगा वो भी एक दिक्कत ही है। उनके लिए भी एक दिक्कत है। लेकिन नेतन्याहू के बाद इज़राइल नहीं रहेगा। हज में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा वो आर्टिकल। तो इस स्थिति में हमने इंडिपेंडेंस के बाद यानी आजादी के बाद पहली बार गलत साथ में, गलत संगत में गलत कदम रखना शुरू कर दिया है। तो हिंदुस्तान का हश्र क्या होगा? ये गलत संगत का जो हश्र होता है वो वही होगा। नहीं, खैर इजराइल एक नकली देश है बनाया हुआ, और हम एक बहुत प्राचीन सभ्यता है। जायनिस्टों की आपने बात की तो मुझे सूझा कि हमारे यहाँ भी जो एक भक्त संप्रदाय पूरा पैदा हुआ है, वैसे हमको कहना चाहिए कि दक्षिणपंथी ग्रुप, हिंदू दक्षिणपंथी ग्रुप जो है वो जो पैदा हुआ है, उसका आप इजराइल के लिए प्यार, उसका ट्रंप के लिए प्यार और उसका इस तरह की चीजों के लिए सब देखते हैं। तो ये जो एक पूरा क्लास पैदा हुआ है जो किसी भी हाल में सरकार का समर्थन करने को तैयार है, और जिसकी मुस्लिम हेट इतनी ज्यादा है कि वो इजराइल को भी पापा बनाने को तैयार है। वो किसी को जो मुसलमान के खिलाफ बोल दे, कोई अगर सड़क पर चलता कुत्ता मुसलमान के खिलाफ बोल दे, कुत्ते की क्या बात करनी है, सुअर हाथ में लेके घूम रहे हैं, देखा ही है हमने, क्योंकि मुसलमानों में सुअर हराम है। तो ये जो एक पूरा क्लास बना हुआ है, इसका कितना और कितना लंबा असर पड़ेगा हिंदुस्तान की अंदर की छवि पर और बाहर की छवि पे, क्योंकि बाहर भी हमारी छवि बहुत बहुत खराब हुई है पिछले 10-12 सालों में। चाबार पोर्ट पे जब ईरान इजराइल वॉर शुरू हुआ तो आप समझिए कि हमने डेवलप किया, हमारे पैसे गए, हिंदुस्तान के लोगों के पैसे गए, मोदी जी के नहीं, पर्सनल पैसे थोड़ी जाते हैं। तो इजराइल ने बमबारी चाबार पोर्ट पे की, ताकि वो हमारा कितना दोस्त है वो आप समझ सकते हैं, एक बात। और उन्होंने हर लिंक को खत्म करने की कोशिश की जो हमारे साथ, वो इजराइल चाहता है कि हम ईरान के खिलाफ युद्ध करें उनके लिए, जैसे अमेरिका कर रहा है, और मोदी जी उसको हवा दे रहे हैं। अब यहाँ एक बात है कि यूएई में जो अभी इजराइल के प्रधानमंत्री गए थे नेतन्याहू, उनके साथ मोसाद के चीफ भी गए थे, और मोसाद क्या है वो आपको तो मालूम है। तो हिंदुस्तान के जो आईटी सेल है या बड़े पैमाने पर ये जो बॉट्स काम करते हैं, वो मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट कर दिए। आप नहीं, लेकिन ये आप ये मत समझिए कि मोसाद का हर आदमी यहूदी है। मोसाद ने अपॉइंट किए हुए लोग हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, और वो खुशी खुशी जा रहे हैं। उनको पता नहीं कि क्या ईरान क्या इजराइल, यार वो पैसे दे रहे हैं जो अपना मालिक है। ये टाइप पे ही जी है ना। 1942 में भी आरएसएस ऐसे ही जीती थी ना, कि पकड़ के दिए कांग्रेस के 5 लोगों को तो पैसा इनाम मिलता था, पेंशन मिली सावरकर को 60 रुपया। तो यही है इनका, इधर मनी कम्स और मनी गोज, यही फिलोसफी है आरएसएस की। तो ये जो भक्त संप्रदाय यानी राइट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट है, जिनको आतंकवादी कहना उचित रहेगा, उसमें से एक विंग जो है वो सोशल मीडिया आतंकवादी बनाए हैं आरएसएस और मोसाद ने मिलकर, जो भारत में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। वो अनाप शनाप चीजें करते हैं, और गलत प्रोपागंडा करने में मोसाद ने बहुत बड़ी महारत हासिल की। वो भारत को बहुत बड़ी सताने वाली आज की समस्या है, ताकि आप एक काटने जाओ, एक सत्य को, असत्य को काटे आप, तो दूसरा अकाट्य असत्य आपके सामने वो डाल देते हैं। आप देखिए, हर असत्य को आप काटते जाएंगे, वो असत्य की पूरी पूरी ये बिछा देंगे, चादर बिछा देंगे। तो ये जो है वो टेक्निक है एक। और दूसरा जो आपने दूसरी बात बोली कि मुसलमानों की नफरत, मैं आज भी ये मानता हूं कि हिंदुस्तानी आदमी के मन में ही मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत, इतना द्वेष जो है वो सिंथेटिक है। दैट इज ऑल्सो हैपन जस्ट बिकॉज वी आर एंस्लेव्ड बाय इजराइल। ये लोग जो गाजा में नहीं है वो, यस, ये लोग जो गाजा में और लेबनान में कर रहे हैं, वही हिंदुस्तान में अपने नागरिकों के साथ करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जैसे एसआईआर की प्रक्रिया में मुसलमानों को सेकंड सिटीजन बनाना है, मैं मानता हूं कि ये देशद्रोह की प्रक्रिया है। तो ये देशद्रोह इजराइल के दबाव में हम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, एक तरफ आरएसएस ये कहता है कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, कल्चरल गिव एंड टेक करना चाहिए, फला करना चाहिए, डिकरा करना चाहिए, होसबड़े आके बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए अमेरिका ने दबाव डाला है। तो मोदी खुद तो बोल नहीं सकते, तो वो भोसबड़े से बुलवा रहे हैं। लेकिन इसमें एक अंतर्विरोध यह है कि आप देश के मुसलमानों को रोज पीट रहे हो, मार रहे हो, उनके बुलडोज कर रहे हो घर, और वहां जाके यूएई में उसके सुल्तान जो मुस्लिम है उनको गले लगा रहे हो, पहले से हाथ फैला के आ रहे हो आप ऐसे। ये कौन सा भाई हक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, वो थोड़ा ज्यादा हो गया था, वो देखने में अजीब लग रहा था। वो हमेशा ज्यादा होता है, इस बार अलग ज्यादा हो गया। हाँ, अलग, उससे भी ज्यादा हो गया। हाँ, अब हंसे नहीं, बस हाथ फैलाए। तो सिंथेटिक आपको जो बहुत उत्साह दिखाना होता है ना कि आप अब बच रहे हैं, इसकी वजह से यही लाइफ लाइन है, ये आखिरी लाइफ लाइन पे आदमी बहुत फड़फड़ाता है, तो वो दिखता है उसमें। ये उत्साह आपने कभी शी जिनपिंग में नहीं देखा होगा। उनको ट्रम्प क्या मतलब गजब का कूल आदमी। और भाई साहब, केवल शी जिनपिंग की बात नहीं है, आप पूरा इंटरनेशनली देखिए, जहां गले भी मिलते हैं वहां भी आप देखिए,
वो इतना मतलब सिंपल सा होता है कि आपके अलग से नजर नहीं आती। जैसे हम लोग भी गले मिलते हैं, नॉर्मल जो गले मिलते हैं, तो आप एक हाथ बढ़ाते हैं, अगला आदमी हल्का सा बढ़ता है, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, बात खत्म हो जाती है। वो जो लपट के और झपट के गले लगाने का होता है, ये तो बहुत क्लोज दोस्तों में होता है। आपके जीवन में कोई 2-4 लोग होते हैं जिसके साथ आप ये करते हैं। दिल है हिंदुस्तानी का, हिंदुस्तानी दिल रूस के साथ है, ईरान के साथ है, नेचुरल अलाई है हमारे, और हमें कोई छोड़ने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया फट से, हमने छोड़ा तो। अब एलएनजी से भरे लबालब जहाज पाकिस्तान में आएंगे। कतर से आ रहा है, बताइए। कतर से पाकिस्तान पहुंच रहा है, हमारे पास नहीं पहुंच रहा है। इसलिए पाकिस्तान, ये लोग जो भक्त लोग बोलते रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया बन गया, अरे वो अब उसके प्रधानमंत्री ने कोई भाषण नहीं किया कि गोल्ड सोना मत खरीदो, ये उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी। अच्छा, पाकिस्तान दिवालिया हुआ तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम, इसमें हमारे लिए खुश होने वाली क्या बात है? हाँ, और दूसरी बात हमारी क्या इकोनॉमिक स्थिति है, उस पर हम खुश हों दुखी हों तो समझ में आता है। और हमारे प्रधानमंत्री ने हमको हिट विकेट करा दिया है, अच्छी स्थिति होने के बावजूद, आपकी टीम अच्छी होने के बावजूद हमारी हिट विकेट कर रहे हैं, तो उसमें हमें दुख करना, अपना अपना दुख होना चाहिए। हिट विकेट का तो ये है भाई साहब कि इस देश में सिर्फ 4% लोग हैं जो विदेश जाते हैं, और इतने ही % लोग होंगे जो सोना खरीदते होंगे, वरना 1,60,000 के आसपास 55,000 सोना चल रहा है। किसकी औकात बची है खरीदने की? घर में शादी वादी पड़ती है तो आदमी पुराना सोना और थोड़ा बहुत नया खरीद के काम चला रहा है। कौन सोना खरीद रहा है? सर, कहने की उनको कहना यह था उनको कि आपके पास जो सोना है मुझे दे दो, क्योंकि अब गिरवी रखने के लिए बस आपके पास जो सोना है वही बचा है मेरे पास। कल भुवनेश्वर से एक वीडियो आया जिसमें कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है पेट्रोल और डीजल की। ये जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जिसमें जनता को कुछ पता नहीं है, ये बता रही है जनता आप पर भरोसा नहीं करती। जनता ये मान के चल रही है कि पेट्रोल डीजल का संकट आने वाला है, इसलिए वो पैनिक बाइंग भी कर रही है। सब कुछ जितना हो पा रहा है उतना कर रही है। अगर ये बातें क्लियर रख दी गई होती तो शायद जनता के लिए भी समझना सोचना आसान